यहाँ पर क्षार, जैसे कि क्षार आपके NaOH, KOH, MgOH वोल्ट वाइज। धात्विक चालक, धात्विक चालक जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई तार है, ठीक है। पहले हमें ये देख लेना है कि इस तार के अंदर है क्या। जैसे कि मान लीजिए कि आपका आयरन का है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है या किसी भी चीज़ का है, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे होता है चीज़ें, तो धातु के अंदर क्या होता है, धातु के अंदर एटम्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है आपका, मान लीजिए कि कोई तार है, मान लीजिए कि आपका धात्विक तार, मेटालिक वायर इस तरीके से डला हुआ है। इसमें होता कैसे है, आप ये जो येलो येलो दिख रहा है, येलो येलो वाला जो है ये एक एटम है, परमाणु है, ठीक है। चूंकि जो आपके परमाणु हैं, परमाणु के इर्द गिर्द क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तुरंत एग्जिट और इंटर कर सकते हैं सबसे अंतिम कक्षा पे। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो बीच में प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं, प्रोटॉन और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स, जितनी ज़्यादा कक्षा बाहर की होती चली जाएगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ से दूरी बढ़ती चली जाएगी। यदि दूरी बढ़ती चली जाएगी तो इन दोनों के बीच में बल क्या होता चला जाएगा, कम। सही है, ठीक है। क्योंकि बल यहाँ आवेश के कारण चल रहा है, आवेश निर्भर करेगा आपके दूरी पे, ठीक है, उनके बीच में लगने वाला बल। तो यदि ये जो बल जो है आपका अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं आपके कम होते चले जाएंगे तो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर या अंदर आ सकता है, ठीक है। सो जो सबसे अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं वो, क्यों कहलाते हैं संयोजी, क्योंकि वही हैं जो बॉन्ड में आते या जाते हैं, ठीक है। या तो वो धनायन बनाएंगे तो चले जाएंगे, ऋणायन बनाएंगे तो और कोई आ जाएगा, उसी संयोजी कोष में आ जाएगा, ठीक। अच्छा, सो ये इसी प्रकार से एटम इनके इलेक्ट्रॉन से एटम इलेक्ट्रॉन एटम इलेक्ट्रॉन एटम इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है पूरा। सो इन्हें क्या कहा जाएगा, ऐसे इस तार को, इस प्रकार की चीज़ों को क्या बोला जाएगा, ये है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है आपके, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है ये, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि सामान्यतः धातुओं में जो डी ब्लॉक की धातु हैं, जैसे कि आपका लोहा, कोबाल्ट या कॉपर, जिंक, इन सब लोगों के पास क्या होता है, आपका डी ब्लॉक के आपके जो अंतिम में 10 इलेक्ट्रॉन तक जाने की कहानी बनती है अंतिम कोष में। तो ऐसा होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन निकलने की बारी आएगी तो आसानी से अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। उन्हीं को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं उन्हीं को, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुफ्त नहीं, मुक्त, ठीक है, फ्री। वो फ्री भी होता है अलग, ठीक है, यहाँ स्टेट से फ्री है इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना इस चीज़ जो है, यहाँ पर होता क्या है, इसके अंदर, इस धात्विक तार के अंदर ये जो एटम्स हैं ये ऐसे नहीं होते हैं कि ये जैसे आप ही ये एक तार है लेट से बड़ा, इसमें एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे बैठे हुए हैं आप सब एटम। तो जैसे आप सिचुएटेड है ना, ऐसे नहीं है। ये पता है कैसे होते हैं, ये इस तरीके से वाइब्रेट हो रहे होते हैं, ऐसा ऐसा। ये सारे के सारे एटम अपनी मीन पोजीशन पर, अपनी माध्य स्थिति पर वाइब्रेट होते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब मूवमेंट करते हैं। जस्ट लाइक कि मोबाइल में वाइब्रेशन होता ना, वैसा वाइब्रेट होंगे ये। अब इनका वाइब्रेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है कि मतलब हमको फील करा पाए इतना। हाँ, ये होता है, ये आपको एहसास ज़रूर होगा। आप जैसे कि कोई बर्तन लीजिए, उसमें नॉक कीजिए इस तरीके से, कुछ देर तक तो आवाज़ आती रहेगी ही, साथ में वो वाइब्रेशन भी फील होता रहेगा आपको, लगातार वाइब्रेशन फील होगा। जो वाइब्रेटिंग एटम्स जो ये होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, कर्निल्स। ये सबसे मूल कण होते हैं आपके किसी भी धातु के, पार्टिकुलरली। यहाँ पर ये जो कण है, ये अपनी मीन पोजीशन पर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ रोटेट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला चक्र नहीं लगा रहे हैं, नहीं,
वो एक पोजीशन पर ऐसे ये हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा ना पेंडुलम मोशन, पढ़ा सरल लोलक गति, तीन तिगानी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, तीन तिगानी, ये सब बड़ा T बराबर 2π√L/G, ये सब फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, ठीक है तिगानी। ये सुनिए, ये जो आपका पेंडुलम वाला मोशन था वो कैसा था, इस तरीके से पेंडुलम घूमता था आपका, ठीक है, वैसे ये मूवमेंट हो रहा है अपनी माध्य स्थिति को लेकर। सुने, ये मूवमेंट हो रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन इंटर करने वाला है, सभी ध्यान देंगे प्लीज, जो इलेक्ट्रॉन इंटर करने वाला है वो कैसे इंटर करने वाला है, जैसे कि मैंने इस वायर को लिया और इस वायर को बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल मान लिया, ये क्या मान लिया आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा ही बैटरी के पास, ठीक है, देखिए नेगेटिव टर्मिनल होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, अरे आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए समझ लीजिए, मैं इस एग्जाम्पल के दम पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ में बताने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन गिनती की हैं काफ़ी चीज़ें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो ऐसे ये बात ऐसे समझिए, अब इलेक्ट्रॉन के पास कोई, जैसे हम देख सकते हैं कि हमें जैसे यहाँ से वहाँ तक जाना है तो हमको पता है ये रास्ता है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी पता है कि ये रास्ता है। अरे सो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसा समझिए कि आप सभी की आंखों पे पट्टी लगा दी जाए और मेरी आंख पे ही पट्टी लगा दी जाए और मुझसे बोला जाए मुझे वहाँ तक जाना है। अब मूवमेंट कैसा होगा, मैं यहाँ टकराऊंगा, फिर यहाँ टकराऊंगा, फिर यहाँ टकराऊंगा, फिर जहाँ जहाँ छोटा मोटा जैसे जैसे रास्ता मिलेगा वैसे वैसे ट्रेवलिंग होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही थी क्या नहीं? मैंने यहाँ तक कर दिया, तो अब की बार क्या हो रहा है पता है, प्लीज समझना जरा, मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ही नहीं जाना है, यहाँ तक जाना है। यदि लंबाई बढ़ जाएगी तार की तो उसको और ज़्यादा रुकावटें आएंगी कि नहीं आएंगी, अरे आएंगी कि नहीं आएंगी, धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक मुझे केवल मान लिए कि यहाँ से केवल 4-5 बेंच तक मान लिए कि रोज तक जाना था, उसके बाद मुझे लास्ट तक जाना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा लंबाई बढ़ जाएगी मेरे रुकावटों में उतनी ही ज़्यादा मतलब और ज़्यादा अब काउंट क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्या ये बात सही है? तो रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध होगा वो किसके समानुपाती आएगा, लंबाई के। किसके समानुपाती आएगा, पढ़ा भी हो गया तो फिजिक्स में आपने, रेजिस्टेंस समानुपाती आएगा लेंथ के, ठीक है, ठीक है, लंबाई के। अच्छा अब पता है यहाँ पे एक और मैटर निकलता है, जैसे कि ध्यान से समझना, अब कोई ऐसा तो हो नहीं रहा है यहाँ पे कि पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, भाई वो तो पूरी वायर है तो कई सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ में जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि 50 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अरे ऐसे ही गिनती में ले लिया यार, ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन एक बार में इंटर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब हम कहते हैं ना प्रतिरोध का या इस तार का प्रतिरोध क्या है, चालकता क्या है, सर, तो हम यहीं से यहाँ तक की बात करते हैं, इसकी बात नहीं करते हैं, इस हिस्से की, ये जो जोड़ा गया, ये जो हिस्सा जोड़ा गया ना, ये हम बात ही नहीं करते हैं इसकी, क्योंकि हमें इसका प्रतिरोध नहीं निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से। अब इसकी वजह से यहाँ तो हम ये मान के चलते हैं कि पूर्ण तरीके से चालक है, तो ये सब डिफ्यूज, यहाँ पे कोई भी अलग से रेजिस्टेंस नहीं माना जाएगा। सामान्यतः एक्सपेरिमेंट में ऐसी चीज़ें नहीं मानते हैं, छोटी मोटी, एक्चुअली में होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे थे, ठीक है। अब हमने आपसे कहा 50 इलेक्ट्रॉन अपनी जितनी लंबाई थी उसकी डबल लंबाई तक जा रहे हैं, तो कहा और भी ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक, और भी ज़्यादा रुकावटें आएंगी। अब मैंने क्या किया, ये वाला हिस्सा, ये 50 लोग यहां से एंटर कर रहे थे और यही डबल कर दिया। अब आप खुद सोचिए, सो धात्विक चालक की चालकता या धात्विक तार के केस में जो चालन है वो 3 मुख्य चीजों पर निर्भर करता है। क्या है? इसी स्टोरी से निकली है वो सब। इस पर निर्भर करता है धातु व उसकी संरचना पर, मतलब उसके अंदर एटम्स कैसे सिचुएटेड है, इस बात पर निर्भर करता है आपका धात्विक चालन। भी है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण हम कह सकते हैं कि दूसरा चीज किस पर निर्भर करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब चालन यहाँ पर एक चीज और पर निर्भर कर रहा है, वो है तापमान पर। देखिए तापमान पर कैसे निर्भर कर रहा है। शांत रहे प्लीज। विद्युत अपघटनी चालन में क्या है,
देखो चालन तो वो प्रोसेस है जाने वाला, जिनसे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो है चालक। वो क्या है आपके? चालक। सो हम उन पदार्थों को बोलने लगते हैं विद्युत अपघटनी चालक, सीधी बात है, ठीक है। अच्छा, ये तो वैसा है धात्विक चालन हुआ, प्रोसेस के धातु से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो रहेगा। धात्विक चालक वो इन पदार्थ से जा रहा है, ठीक है। विद्युत अपघटनी चालक को कहते हैं विद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं रे? विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। अच्छा जी क्या है ये? वैसे तो क्लास में बताया ही था। जली वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में या पिघली हुई अवस्था में आयनों के रूप में उपस्थित होते हैं। किसके रूप में उपस्थित होते हैं? आयन, प्लस माइनस के तौर पर, वो कहलाते हैं कि आपके विद्युत अपघटनी चालक। सामान्यतः हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं दोनों बातें, चाहे पिघली अवस्था मान लो चाहे जलीय विलयन लो, द्रव हैं दोनों, दोनों के दोनों क्या है आपके? देखो द्रव को लेकर कभी कंफ्यूजन नहीं रहने का कि द्रव आपका जो है जल ही होना चाहिए, नहीं, द्रव तो कोई भी पदार्थ हो सकता ना जी आपका। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, कई बार एग्जाम्पल ही दे दीजिए, ये प्लास्टिक की कुर्सी रखी हुई है, आप जिस पे बैठे हैं, प्लास्टिक की कुर्सी को जलाएंगे यदि तो लिक्विड बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, ठीक है। तो उसमें कहीं जल होगा क्या? जल हो ही नहीं सकता। जिस तापमान पे जलाएंगे जल तो वैसी वाष्प अवस्था में चला जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? सो जल नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा? द्रव। ऐसी अवस्था क्या कहलाती है आपकी? पिघली अवस्था। इसे क्या कहते हैं आपका? मॉल्टन स्टेट, इंग्लिश में कहते हैं मॉल्टन स्टेट। ध्यान रखना, बस जानकारी के लिए दीजिए। जलीय विलयन एक अलग चीज है। जलीय विलयन में मतलब जो द्रव बना है वो जल की वजह से बना है। जलीय अवस्था जो अवस्था आई है वो किसकी वजह से आई है? आपकी जल के कारण आई है, वो ठीक है। ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में या पिघली अवस्था में आयनों के रूप में होते हैं या पूर्णतः आयनित होते हैं या अधिकांशतः आयनित होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? आपका विद्युत अपघट्य। इनमें क्या होता है फायदा? अभी के लिए थोड़ा सा इतना ही स्टोरी जानिएगा कि आयन यदि मौजूद रहेंगे तो जैसे धातुओं में इलेक्ट्रॉन की आवाजाही होती है, वैसे ही विलयन में किसकी आवाजाही होती है? आयन की। किसकी होती है? आयन की। सो विद्युत धारा का कैरियर जो बनते हैं, मतलब जो विद्युत वाहक बनते हैं, वो कौन बनते हैं? आपके आयन। ऐसा ध्यान रखना। अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, रिसेंटली पढ़ने वाले हैं आपका गैल्वेनिक सेल के बारे में। पहले वो चीज़ जान लेंगे तो उसके बाद आपका पूरा स्टोरी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, फिर पूरे चैप्टर में चलता रहेगा वो स्टोरी। सुनिए। अच्छा जी, अब विद्युत अपघटनी चालन, विद्युत अपघटनी चालकों में दो प्रकार के चालक निकलते हैं, प्रबल विद्युत अपघट, दुर्बल विद्युत अपघट। प्रबल विद्युत अपघट और दुर्बल विद्युत अपघट के सुने बच्चे, ध्यान दें प्लीज। प्रबल विद्युत अपघट ऐसे पदार्थ, देखो आयनन तो होना है, आयनित तो होना है, आयनित या आयनन योजन, इसका सेंस यही है आयनों में टूटने से, ठीक है। और अब सवाल इस पे बनता है कि यदि आयनों में टूटना है तो कितना टूटना है। सो प्रबल विद्युत अपघट ऐसे विद्युत अपघट ऐसे पदार्थ जो अपनी जलीय अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में अधिकांशता या अधिक मात्रा में या पूर्णतया लगभग क्या हो जाते हैं? आयन। मतलब उनके 100 मॉलिक्यूल लिए तो पता चला 99 मॉलिक्यूल टूट गए, ठीक है, 90 टूट गए, 80 टूट गए। ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है जिसके बाद बोल दे प्रबल है उसके बाद दुर्बल है, लेकिन अधिकांशतः उस वाली कैटेगरी में होंगे, 100 के पास वाली कैटेगरी में रहेंगे ये। सो हम इन ऐसे विद्युत अपघट्टों को क्या कहते हैं? आपका प्रबल विद्युत अपघट्ट। अच्छा जी, क्यों कहते हैं प्रबल? सवाल ये इसीलिए कहते हैं प्रबल क्योंकि यदि आपने क्या कहा, चालन जो होना है वो किसके दम पे होना है? आयनों के दम पे। यदि आयन ज्यादा होंगे तो चालन भी आसानी से होगा। क्या ये बात सही है? क्या ठीक है? नहीं। सो प्रबल विद्युत अपघट किन्हें बोला जाएगा? जो बहुत आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह कर सके। कुल मिला के डेफिनेशन विद्युत धारा के दम पे नहीं दी गई, विद्युत धारा की इसकी डेफिनेशन इस बात पे दी गई है कि जिनका आयनन आसानी से हो या पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रबल विद्युत।
स्वाभाविक बात है कि दुर्बल शब्द उल्टा ही है आपका, सो आपका क्या हो जाएगा, वो जो आपकी बहुत ही कम अवस्था में या क्या कह सकते हैं आपकी गिनती में या काउंट में आयन क्या आएंगे जिनमें कम आएंगे, वो क्या कहलाएंगे आपके दुर्बल विद्युत अवघट। क्या ये बात सही है कहती क्या नहीं भाई? अच्छा जी, इसके उदाहरण में प्रबल विद्युत अवघट में जैसे कि अम्ल, देखो हमारा चर्चा ज़्यादातर होने वाला है प्रबल को लेकर, दुर्बल को लेकर भी रहेगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट उसको भी लेकर निकलेंगे। अम्ल जैसे कि आपके जैसे कि HCl, H2SO4, ये सब लोग किस कैटेगरी में आते हैं आपके प्रबल विद्युत अवघट। HNO3 ये भी आते हैं प्रबल विद्युत अवघट के, H2S2O7 ये भी आते हैं प्रबल विद्युत अवघट के फॉर्म में। अच्छा जी, यहाँ पर क्षार जैसे कि क्षार आपके NaOH, KOH, MgOH वोल्टवाइज, ये सब लोग किस किस केस में आ जाते हैं आपके प्रबल विद्युत अवघट के केस में आ जाते हैं। अच्छा जी, अम्ल, क्षार, फिर लवण आ जाते हैं। लवण क्या हैं आपके, देखिए लवण क्या है, या मान लीजिए कि आपका सॉल्ट जिन्हें बोला जाता है वो क्या है, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया का नाम उदासीनीकरण, इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण, ठीक ना, ठीक है। ये बेसिकली उस सेंस को लेकर है, न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है इंग्लिश में इसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया, इस बात को लेकर। उदासीन किसे बोला जाएगा, जैसे आपने आवेश में पढ़ा ना उदासीन, ठीक है, ठीक है, कि आपने प्लस के 4 कूलम, ठीक है, ठीक है, माइनस के 4 कूलम, सुबह रहिए क्या बनेगा, उदासीन हो जाएगा। ये बात सही है। अब यही सेंस यहाँ पर सेंस है हाइड्रोजन और OH के रिप्लेसमेंट को लेकर। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आए, यहाँ पे 4 OH आए, हमने 4 हाइड्रोजन 4 OH के साथ उदासीन हो गए। सो बेसिकली क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे, जल की 4 अणु बना लेंगे। सो अभिक्रिया का नाम क्या पड़ जाएगा, उदासीनीकरण भी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि मैं मान लीजिए कि NaOH और H2SO4 की अभिक्रिया कराता तो 2 NaOH ले पाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे बना लेंगे Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है, ठीक है। सो जो Na2SO4 बना वो क्या कहलाएगा आपका, सॉल्ट या लवण। क्या कहलाएगा, सॉल्ट या लवण। जैसे कि आपका NaOH का HCl के साथ करवाया तो H2 गायब हो जाएगा, NaCl प्लस H2, ये भी क्या बन जाएगा आपका, लवण, सही ना। सो जैसे कि आपका NaCl हो गया या Na2SO4 हो गया, K2SO4 हो गया, और भी जो आपके में लिखे CH3CO NH4 लिखा है, ये सब वगैरह किस में आ जाते हैं, NH4Cl वगैरह, ये सब वगैरह किसके अंडर आ जाते हैं आपका, प्रबल विद्युत अवघट के अंडर। देखो पहली बात, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसमें हम आपसे ये कह दें कि इसको देख के बता दीजिए कि ये प्रबल है कि दुर्बल, ऐसा कोई नियम नहीं दिया गया है, भी नहीं ऐसा। वो तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर वियोजन कितने % का हो उस पर देखते हैं, लेकिन अधिकांशता कह सकता हूँ मैं, अधिकांशता जो S ब्लॉक वाले हैं, S ब्लॉक वाले जैसे कि लोग सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इस प्रकार की जो कैटेगरी है, ये लोग जहाँ पे आते हैं पॉसिबली ये प्रबल ही बनाते हैं, ये ध्यान रख लेना। मतलब एक नॉर्मल सा हिंट दे रहा हूँ, कोई इस पे इसको हमेशा जनरलाइज नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन सामान्यतः ये लोग जहाँ पे आएंगे ये प्रबल विद्युत अवघट बनाते हैं सामान्यतः। चाहे वो क्षार हो तो क्षार में प्रबल बना देंगे, लवण है तो बहुत अच्छे लवण बनेंगे, लेकिन सामान्यतः इनके क्या बनते हैं आपके अच्छे, मान लीजिए कि आपका क्या कह सकते हैं, अवघट के रूप में काम करते हैं, विद्युत अवघट के रूप में काम करते हैं, जो S ब्लॉक वाले होते हैं, ध्यान रख लीजिए इस चीज़ का। अच्छा सुने, दुर्बल विद्युत अवघट, शांत रहिए। दुर्बल विद्युत अवघट की किस्म उदाहरण जैसे आते हैं आपके C6H5COOH, CH3COH, आपने इस चीज़ का उदाहरण देखा भी है। ये बैटरी का सोर्स अभी आपने जनरेट किया है, और यदि इन दोनों के बीच, इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल, मतलब इस टर्मिनल से लेकर इस टर्मिनल के बीच में, इस सिरे से लेकर इस सिरे के बीच में यदि V पोटेंशियल डिफरेंस है, V यदि विभवांतर है, इस से बहने वाली धारा का मान I है, तो V समानुपाती क्या आता है आपका, I। ऐसा होने के कारण V बटे I क्या बनेगा, एक स्थिरांक। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक। आई यहाँ पे आ जाएगा, एक कांस्टेंट बचा रहेगा। इस स्थिरांक कोई बोलते हैं क्या आपका, जो आपका, प्लीज बच्चे ध्यान दें, जो यहाँ से पोटेंशियल, आपने पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में लगा रखा है V का, विद्युत धारा जो प्रवाह हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका I का। देखो एक बात सुनिए प्लीज 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 सुनिए,
जो आपका विद्युत धारा का प्रवाह है और ये 50 इलेक्ट्रॉन की एंट्री है, 50 इलेक्ट्रॉन की एंट्री नहीं है विद्युत धारा। समझना समझना समझना, 50 इलेक्ट्रॉन की एंट्री विद्युत धारा नहीं कहलाती है। 50 निकले कि 150 निकले कि 500 निकले, ये तो पोटेंशियल कहलाता है, विभव, जो कि चार्ज के द्वारा क्रिएट होता है। उस चार्ज पर डिपेंड करेगा कि इस बैटरी की कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस ये जनरेट कर सकती है, उससे उस पर ये बात निर्भर करेगी कि 50 निकलना है कि 500 निकलना है। ये जो निकले हैं वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं, और कितने सेकंड में पहुँच पाएंगे। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, Q बराबर IT। अरे बोलो सही है क्या नहीं। आवेश प्रति सेकंड में कितना कर रहा है ट्रैवलिंग, या प्रति सेकंड में कितना आवेश ट्रैवल कर रहा है, वो आपकी विद्युत धारा है। तो 50 के 50 एक सेकंड में यहां से यहां तक पहुंच गए ना, सो हमने कह दिया 50 एम्पियर। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं। R बराबर क्या होता है, V बटे I। ये V का और कार्य का और Q का क्या रिलेशन, तो ये क्या है आपका W बटे Q। अरे शांत, बात ना करें। W कार्य होता है तो कह सकते हैं F इंटू डी। अरे फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स क्या हो सकता है, ma। मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर, एम्पियर सॉरी IT, Q का क्या रख देंगे IT। तो ये कितना हो जाएगा, किलोग्राम, मीटर, मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, प्रति सेंटीमीटर की पावर में 2, I और I क्या हो जाएगा I स्क्वायर। सो I स्क्वायर क्या बन जाएगा एम्पियर स्क्वायर। T क्या हो जाएगा आपका सेकंड, सेकंड नीचे है तो सेकंड ये नीचे ही था तो घातें जुड़ जाएंगी, तो सेकंड की पावर हो जाएगा 3, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर में -2। बोलो बात सही है क्या थी नहीं। सो ये आपकी मान लीजिए कि जो इकाई है, मतलब ओम वाली इकाई ये है, ठीक है। जैसे आप ओम बोलते तो आपका वो SI में इस तरीके से वैल्यू दे देगा। खैर ठीक है, कोई बात नहीं।